जय हिंद दोस्तों। मौसम में अब गर्मी आ रही है और एपीएससी के नोटिफिकेशन आने से यूपीएससी का नोटिफिकेशन तो पहले से आ रखा था। एस्पिरेंट समुदाय के बीच में, एस्पिरेंट कम्युनिटी के बीच में भी गर्मी आ गई है। गर्मी है अलग अलग सब्जेक्ट्स को लेकर कि अलग अलग सब्जेक्ट्स को किस तरह से टैकल करेंगे। तो आज हम लोग स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पर तुम्हारा एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक यूएनएफसीसीसी या यूएनएफसीसीसी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज को डिस्कस करेंगे। क्या है यूएनएफसीसीसी, क्लाइमेट चेंज को लेकर इसका क्या रोल है, कैसे यूएनएफसीसीसी वर्क करता है, ये सारी चीजें। एक्चुअली इस सेशन को ना मैं तुम्हारे साथ 3 पार्ट में डिवाइड कर लूंगा यूएनएफसीसीसी को। डिनर का टाइम हो गया होगा तुम लोगों का, तुम डिनर कर लो जब तक मैं तुम्हारे लिए ये वीडियो प्रिपेयर कर लेता हूं, ताकि डिनर कंप्लीट करने के बाद तुम अपना एक टॉपिक को कंप्लीट कर सको। सो इस यूएनएफसीसीसी वाले टॉपिक को, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज को, हम लोग ना ऐसे पार्ट वाइज करके पढ़ेंगे। आज के पार्ट में, मतलब पार्ट 1 में, आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कि इसकी हिस्ट्री क्या है, क्या बैकग्राउंड है, किस तरह से यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का फॉर्मेशन होता है, किस रीजन के वजह से होता है, इसका बैकग्राउंड क्या है। ये वाला पार्ट हो गया। ओके, देन हम लोग देखेंगे कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, किस ऑब्जेक्टिव के थ्रू, और ये ऑब्जेक्टिव ना एक पर्टिकुलर आर्टिकल में मेंशन्ड है, वो आर्टिकल तुमको मालूम होना चाहिए क्या ऑब्जेक्टिव है और किस आर्टिकल में यूएनएफसीसीसी का ये ऑब्जेक्टिव क्लियर होता है, दैट वी विल सी। देन हम लोग इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि यूएनएफसीसीसी में क्या स्ट्रक्चर है। जैसे एक इंपॉर्टेंट पार्ट इस स्ट्रक्चर में आपको पढ़ने मिलेगा सीओपी का, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी क्या होती है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी क्या इसकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है, उसका क्या वर्क है, ये सारी डिटेल्स। इसके अलावा कहाँ सेक्रेटेरिएट है और क्या क्या बॉडी है इसके स्ट्रक्चर में, वो सारी डिटेल्स एक एक करके देखेंगे। देन अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो आज के ही सेशन में, इसी पार्ट 1 में, हम लोग मेंबर स्टेट्स के बारे में देखेंगे कि डिफरेंट मेंबर स्टेट्स को किस तरह से डिवाइड किया गया है, किस कैटेगरीज में। हमारा प्यारा भारत, इंडिया कौन से कैटेगरी में है, भारत कौन से कैटेगरी में है यूएनएफसीसीसी के मेंबर स्टेट्स में। ये सारा कुछ हम लोग आज पार्ट 1 में देखेंगे। फिर पार्ट 2 वाले में नेक्स्ट पार्ट यूएनएफसीसीसी का, क्योंकि एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसके हर फाइन डिटेल्स को हमको डिस्कस करना है। चलो आ जाओ फिर यूएनएफसीसीसी। सबसे पहले हमें देखना क्या है कि यूएनएफसीसीसी का फॉर्मेशन कब होता है, क्यों किया जा रहा है फॉर्मेशन। तो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसको लेकर जो एडॉप्शन की बात की जा रही है या इसको साइन करने की बात की जा रही है, वो 1992 में हो रहा है। 1992 में हो रहा है। ये 1992 का जो पीरियड है ना, या इसके कुछ सालों पहले, तो वर्ल्ड लेवल पे, ग्लोबल लेवल पर जो ग्लोबल लीडर्स थे, उनके बीच मीटिंग शुरू हो चुकी थी कि अब वर्ल्ड वॉर तो खत्म हो गया, पर इसके बाद अब इंसानों के लिए या डिफरेंट नेशंस के लिए एक नया वॉर होगा क्लाइमेट को बचाने का, या एक नया कॉपरेशन होना चाहिए क्लाइमेट को बचाने का। दूसरी तरफ कोल्ड वॉर खत्म हो रहा था। तो कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद वो जो पावर एक्सिस था यूएसए और यूएसएसआर वाला, वो भी लगभग खत्म हो रहा था। सो वर्ल्ड के डिफरेंट नेशन साथ में आते हैं कि अब हमें क्लाइमेट को बचाने के लिए या पूरे अर्थ के ह्यूमन को, हैबिटेट्स को बचाने के लिए अलग अलग टाइप के कन्वेंशंस करने होंगे, अलग अलग टाइप के एग्रीमेंट्स करने होंगे, ताकि ओवरऑल क्लाइमेट को, अर्थ को प्रोटेक्ट किया जा सके। सो इस तरह से 1992 में एक कन्वेंशन होगा, इंटरनेशनल एनवायरमेंट ट्रीटी। क्या बुला रहे हैं हम इसको, इंटरनेशनल एनवायरमेंटल ट्रीटी, जिसका पर्पस क्या है। अगर हम ओवरऑल पर्पस की बात करें तो इसका पर्पस होगा टू एड्रेस द ग्लोबल चैलेंज ऑफ क्लाइमेट चेंज। इसलिए तो नाम भी देखो कैसा पड़ा, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन, कि यूनाइटेड नेशंस के फ्रेमवर्क के अंडर एक कन्वेंशन होगा, जो कन्वेंशन किसको डील करेगा, क्लाइमेट चेंज को। तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव इसके यहां नेम से ही क्लियर है। कब अडॉप्ट किया जा रहा है, तो इसको 1992 में किया जा रहा है। अब ये 1992 का साल बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है 1992 का साल? क्योंकि ये 1992 का जो साल है,
एक मीटिंग चल रही थी पहले से यूनाइटेड नेशंस मेंबर स्टेट्स की, जिसको हम बुलाते हैं यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, इन शॉर्ट UNCED। इस UNCED की मीटिंग चल रही है रियो डी जेनरियो में। साल कौन सा है? 1992। फेमसली इसको अर्थ समिट के नाम से बुलाया जाता है। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट की ये जो समिट थी, जो 1992 में रियो डी जेनेरो ब्राजील में चल रही है, इसे अर्थ समिट के नाम से बुलाया जाता है। और इसी अर्थ समिट में यूनाइटेड नेशंस के मेंबर स्टेट्स ने एक और चीज डिसाइड किया कि अब हम क्लाइमेट चेंज को स्पेसिफिकली एड्रेस करेंगे, और इसके लिए एक ट्रीटी बन गई। कौन सी ट्रीटी? यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये उसका लोगो है, आप लोगो देख सकते हो। ट्रीटी को साइन तो 1992 में किया जा रहा है, पर ट्रीटी एंटर कब हो रही है? साइन करना शुरुआत हो चुका था 1992 में, एडॉप्ट भी इसको 1992 में किया जा रहा है, पर ये एंटर कब होगा? मार्च 21, 1994। मतलब 50 से ज्यादा मेंबर स्टेट्स ने साइन कर लिया, तब जाके 1994 में UNFCCC फोर्स एंटर्ड इनटू फोर्स, ऑपरेट करना शुरू कर देता है। इसके बाद अब और क्या अब हमें देखना है कि फॉर्मेशन का ईयर हमने देख लिया, हमने फॉर्मेशन क्यों किया गया उस पर्पस को देख लिया। आगे हम उसका मेन ऑब्जेक्टिव देखेंगे, प्राइम ऑब्जेक्टिव देखेंगे। बाकी और क्या प्राइम डिटेल्स हैं? जब 1992 में इसको साइन किया गया था या एडॉप्ट किया गया था, अराउंड मई जून की कहानी है, मई जून 1992 एडॉप्शन एंड साइनिंग का। तो तभी कुछ 154 स्टेट्स थे, बट आज हम कह सकते हैं कि ये यूनिवर्सल मेंबरशिप है। 198 पार्टीज हैं इसमें, जिसमें सिग्नेटरीज है 165। तो ये एक बड़ा डिफरेंस है जो एग्जामिनेशन में UPSC या APSC या बाकी कोई एग्जामिनेशन तुमसे पूछ सकता है कि 198 आर द सिग्नेटरीज। कंफ्यूज मत होना, इसलिए मैंने देखो अलग अलग लिखा है यहाँ पे, फिर एक बार देखो। 198 सिग्नेटरीज नहीं है, 198 पार्टीज हैं, सिग्नेटरीज हैं इसमें 165। मतलब इन 165 में 165 जो स्टेट्स हैं, 165 जो मेंबर्स हैं, इन्होंने सिग्नेचर किया। इसके अलावा अब कुछ और ऑब्जर्वर स्टेट्स भी होंगे जो ऑब्जर्वर के रोल में इस यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इन सिग्नेटरीज को और इन ऑब्जर्वर को दोनों को मिलाकर क्या बनेगा भैया? पार्टीज। और इन्हीं पार्टी के कॉन्फ्रेंस को हम COP बुलाएंगे। आगे पढ़ेंगे COP के बारे में, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के बारे में। Also, it is a parent treaty for the famous 2015 पेरिस एग्रीमेंट। इसको तो डिटेल में पढ़ना है हमें, पेरिस एग्रीमेंट को, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। UPSC APSC स्टेट PCS का एक फेवरेट टॉपिक रहता है, जिसका सेक्रेटेरिएट अभी प्रेजेंट में 1996 से, तुम में से कईयों का बर्थ ईयर होगा 1996, अभी प्रेजेंट में इसका सेक्रेटेरिएट बॉन जर्मनी में है, पर पहले इसका सेक्रेटेरिएट जेनेवा में हुआ करता था। जब इसका फॉर्मेशन हुआ था, देन द सेक्रेटेरिएट वाज एट जेनेवा, स्विट्जरलैंड। अभी इसका सेक्रेटेरिएट बॉन जर्मनी में है। तो ये डिटेल्स भी हमें ध्यान में रखने हैं, प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी, स्पेशली प्रीलिम्स के लिए। अब हम इसके ऑब्जेक्टिव पर आते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो जैसे मैंने तुम्हें बताया था इंट्रोडक्शन में ही कि इसका ऑब्जेक्टिव एक आर्टिकल में मेंशन है। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 2। द आर्टिकल 2 ऑफ दिस कन्वेंशन, द आर्टिकल 2 ऑफ द फ्रेमवर्क ऑफ यूनाइटेड नेशंस दिस कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव, इसका मेन ऑब्जेक्टिव बताता है, जो कि एकदम सिंपल है। क्लाइमेट चेंज के लिए ये कन्वेंशन साइन किया गया है, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव होगा स्टेबलाइजेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, जिसके वजह से वार्मिंग बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, और फिर क्लाइमेट चेंज के इवेंट्स होते हैं। सो इसका प्राइम पर्पस है टू स्टेबलाइज ग्रीन हाउस गैस कॉन्सेंट्रेशंस इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में ऑब्वियसली क्या पूरी तरह से खत्म कर देना ग्रीन हाउस गैस को? नहीं, पूरी तरह से खत्म कर देंगे तो फिर अर्थ में सब लोग जम के मर जाएंगे। वो एक हीट लेयर भी तो बना होना चाहिए। एक सर्टेन लेवल तक ले जाना, एक सर्टेन लेवल तक इसको कंट्रोल कर लेना, सो दैट इट वुड प्रिवेंट द डेंजरस एंथ्रोपोजेनिक इंटरफेरेंस। एंथ्रोपोजेनिक इंटरफेरेंस मतलब जो इंटरफेरेंस ह्यूमन के वजह से हो रहा है, मैन वीमेन मतलब ह्यूमंस की वजह से जो भी इंटरफेरेंस होते हैं, हम चाहे फ्यूल जलाएं, हम चाहे बॉम्ब का एक्सपेरिमेंट करें, हम चाहे लड़ाई करें, उनमें बॉम्ब जल रहा है, किसी भी तरह की आग जल रही है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कर रहे हैं, AC चला रहे हैं, इन सब एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी की वजह से जो ग्रीन हाउस गैसेस इमिट होते हैं, उसके लेवल को स्टेबलाइज करने का काम करना, दैट इज द टारगेट, दैट इज मेन गोल।
और वो भी ऐसा नहीं कि पूरा हमारे पास 100 साल है, हम 100 साल में करेंगे। इसको हम करेंगे विद इन अ टाइम फ्रेम करेंगे, इसलिए टाइम टू टाइम अलग अलग प्रोटोकॉल इसमें है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, और इसके अलावा बाकी और भी कई सब्सिडरी एग्रीमेंट, सब्सिडरी पार्ट हैं, जिसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में पार्ट 2 में करेंगे। आज पहले इसका स्ट्रक्चर समझ लें, पूरी तरह से वर्किंग समझ लें। और साथ ही साथ ये भी चीज ध्यान रखना कि जब हम क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं तो कोई भी थ्रेट नहीं हो किस चीज को, फूड प्रोडक्शन को। ना तो क्लाइमेट चेंज की वजह से कोई थ्रेट हो, और ना ही क्लाइमेट चेंज के जो मेजर्स अडॉप्ट किए जा रहे हैं उसके वजह से भी कोई थ्रेट हो। मतलब स्पेशली डेवलपिंग नेशन को या लिस्ट डेवलप्ड नेशंस को या पुअर नेशन को ऐसा नहीं लगे कि क्लाइमेट चेंज के बहाने अरे हमें तो फूड थ्रेट होने लगा, हमारे यहाँ तो खाने की दिक्कत हो गई। जैसे राइस फील्ड, इंडिया जैसे डेवलपिंग नेशन में राइस एक स्टेपल फूड है। अभी भी तुम में से कई लोग डिनर में राइस कर रहे होंगे। अब राइस का जब हम कल्टीवेशन करते हैं तो मीथेन गैस इमिट होता है, इसके बारे में कई बार हमने क्लास में डिस्कस करा है, जो कि एक पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है। तो अब पूरी तरह से अगर राइस फील्ड को खत्म कर देंगे तो इंडिया जैसे डेवलपिंग नेशन में और बाकी नेशंस में फूड सिक्योरिटी को लेकर एक थ्रेट हो सकता है, इशू हो सकता है। सो यूएनएफसीसी बोलता है कि हम बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे, हम ग्रीन हाउस गैसेस को कंट्रोल तो करेंगे बट विदाउट पोजिंग एनी थ्रेट टू फूड सिक्योरिटी इन दीज नेशंस। ये चीज भी ध्यान में रखना है। चलिए, सस्टेनेबल मैनर में इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ाते जाना है। ओके, नाउ अब इस प्राइम ऑब्जेक्टिव को समझने के बाद हमारा नेक्स्ट पर्पस क्या है? हमारा नेक्स्ट पर्पस है इसके स्ट्रक्चर को समझना, कि कोई भी बॉडी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है, हम चाहे पार्लियामेंट की बात करें या अपने पूरे इंडिया की बात करें, तो इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट जिसका अपना एक स्ट्रक्चर है। तो इस यूएनएफसीसी का भी एक स्ट्रक्चर है। उस स्ट्रक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट किसका है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का, जिसको हम शॉर्ट में सीओपी बुलाते हैं। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, जिसको आप सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी बुला सकते हो। ये ऐसे ऐसे जो कीवर्ड है ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ये एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में, और वहां पे स्टूडेंट कंफ्यूज करता है कि अरे ऐसा है क्या, क्या ये सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है? अब फिर वो वहां पे सोच रहा है, नहीं, वहां कंफ्यूज नहीं होना है। ये सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है एच पर आर्टिकल 7.2 इसी कन्वेंशन का आर्टिकल। सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी मतलब कि जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस होंगे क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, उसको इम्प्लीमेंट उसको इम्प्लीमेंट करवाने का काम कौन करेगा? ये सीओपीज करेंगे। या वो डिसीजन लेने का काम कौन करेंगे? ये सीओपीज, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। मतलब अलग अलग पार्टीज यहां मीट करेंगे, इसी को कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी बुलाएंगे, जिसकी मीटिंग एवरी ईयर होती है। एक्चुअली हर साल होते आई है, अब कोविड का टाइम आ गया तो फिर मीटिंग नहीं हो पाई, अदरवाइज नॉर्मल कंडीशंस में मीटिंग ऑलमोस्ट एवरी ईयर होती है। तो एवरी ईयर मीटिंग की बात है। इस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी में कौन कौन होते हैं? तो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मेंबर स्टेट्स, जो मेंबर स्टेट्स हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव, साथ ही साथ ऑब्जर्वर स्टेट। अभी मैंने बात किया था ना ऑब्जर्वर स्टेट्स और मेंबर स्टेट्स के बारे में, तो जिन्होंने सिग्नेचर कर दिया वो मेंबर स्टेट्स बन गए, बाकी कुछ लोग जो हैं ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। स्कोप क्या होगा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का? तो जब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी को हम सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी बुला रहे हैं तो उसका स्कोप भी इसी से रिलेटेड है। मतलब कि भैया इंप्लीमेंटेशन ऑफ द कन्वेंशन में जो पार्टीज ने, डिफरेंट मेंबर स्टेट्स ने जो डिसीजन लिया है, उस डिसीजन को इंप्लीमेंट करवाना। दूसरा क्या इसका पर्पस? कि अगर कोई भी लीगल इंस्ट्रूमेंट चाहिए, अगर कोई भी लीगल टारगेट चाहिए, लीगल कुछ गोल है जिसके थ्रू क्लाइमेट चेंज के मेजर्स को इंप्लीमेंट करवाया जाएगा, वो लीगल इंस्ट्रूमेंट्स, लीगल जो भी मेथड है उसको एडॉप्ट करना, और इन सब के लिए जो भी इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन के मेजर्स होते हैं उनको इंप्लीमेंट करवाना। मतलब क्या हुआ कि जैसे हमारा घर है, तो अब हमारे घर में आगे घर वालों को, अब हमारा घर है, एक महले का घर है, एक फ्लोर का घर है, उसके ऊपर एक और इमारत बनानी है, एक और फ्लोर बनाना है, तो उस फ्लोर को बनाने का डिसीजन जो लिया जाएगा उसके लिए एक सर्टेन ग्रुप बना, सीनियर मेंबर्स का, एल्डर मेंबर का, इनको हम कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बुलाएंगे। यूजुअली ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी वाला सेक्शन है ये सबके लिए ओपन है, पर हर कोई इसके मेंबर है नहीं। 198 है, बहुत लार्ज है, बट स्टिल देयर आर फ्यू स्टेट्स जो कि इसके बाहर होते हैं, इसलिए ऑल नहीं बुला सकते हैं, यूनिवर्सली एग्रीड बुला सकते हैं मोस्ट ऑफ देम। तो घर में भी 5 मेंबर है, 5 में से 4 सीओपी हो गए। अब वो डिसीजन लेंगे कि घर का एक और फ्लोर बनेगा, कैसा बनेगा, कौन से ईंट को यूज करके बनेगा, कैसे कलर की पेंटिंग होगी,
उसके लिए कोई लीगल मैटर, किसी से म्यूनिसिपैलिटी से कोई लीगल डॉक्यूमेंट चाहिए, बैंक से चाहिए, ये सारी चीज़ें, ये सब करने का काम ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी करेंगे। साल में एक बार हमेशा ये मिलते हैं, तो घर वाले भी साल में एक बार, एक्चुअली हर रोज़ एक बार मिलेंगे। अब किसी रोज़ टाइम नहीं रहा तो उस रोज़ नहीं मिलेंगे, सो ऐसा ब्रेक हो सकता है, बट यूजुअली हर साल मिलते आए हैं। हर साल मिलते आए हैं, तो पहली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कब होगी? जब फोर्स में एंटर कर जाता है, जब हमारा यूएनएफसीसी एंटर करता है, इंप्लीमेंट होना स्टार्ट करता है, तो उसके अगले साल 1995 में फर्स्ट सीओपी होता है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की पहली मीटिंग 1995 में बर्लिन में। अब आपको सारे के सारे सीओपी की मीटिंग्स नहीं याद करनी है, पर इसमें कुछ बड़े इंपॉर्टेंट है, जैसे यहाँ पे सीओपी 3 है जो 1997 में होगा, हर एक साल हो रहा है ना, 1995, फिर 1996, फिर 1997। कहाँ पर भैया? क्योटो, जापान। और यहाँ पे क्योटो प्रोटोकॉल साइन किया जा रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, दैट वी विल बी डिस्कस्ड इन डिटेल, इसको डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। ऐसा ही सीओपी जहाँ पे पेरिस एग्रीमेंट होगा। तो ये सारे सीओपीज इंपॉर्टेंट है, और बीच बीच में भी जहां पर भी सीओपी से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंस होगा उसको हम लोग अलग से डिटेल में डिस्कस करेंगे, सारे उन सीओपी से जहां से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सीओपी प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें तो सीओपी प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है वो फिक्स्ड नहीं है, वो नॉर्मली रोटेट करते रहता है, जो यूनाइटेड नेशंस के 5 रीजनल ग्रुप हैं उनके बीच में। क्या है यूनाइटेड नेशंस का 5 रीजनल ग्रुप? तो यहाँ पे देखो मैंने एक लिस्ट तुम्हारे साथ अटैच कर दी है कि ऐसे 5 रीजनल ग्रुप बनते हैं यूनाइटेड नेशंस के। एक अफ्रीकन ग्रुप हो गया, एक एशिया पैसिफिक ग्रुप हो गया, ईस्टर्न यूरोपियन ग्रुप हो गया, लैटिन अमेरिकन ग्रुप हो गया, एंड वेस्टर्न यूरोपियन एंड अदर्स ग्रुप हो गए। तो इन 5 ग्रुप में से रोटेट करते रहेगा सीओपी के प्रेसिडेंट का पोस्ट। यूजुअली जहां पर सीओपी की मीटिंग हो रही है, अगर इंडिया में सीओपी की मीटिंग हो रही है, तो इंडिया के जो एनवायरमेंट मिनिस्टर होंगे यूजुअली उन्हीं को इलेक्ट किया जाता है टू एक्ट एज द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के लिए, सीओपी के प्रेसिडेंट के लिए। ओके, चलिए। और क्या 2005 से ये जो कॉन्फ्रेंस है, हमारे पार्टीज का जो कॉन्फ्रेंस है, ये 2005 से मीटिंग ऑफ पार्टीज के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इसको सीएमपी भी बुलाया जाता है। किसके मीटिंग ऑफ पार्टीज? क्योटो प्रोटोकॉल, जिसकी अभी हमने बात की है, क्योटो प्रोटोकॉल जो कि सीओपी 3 से आ रहा है, उसके मीटिंग ऑफ पार्टीज के लिए 2005 से जब वो इंप्लीमेंट होना शुरू होता है, जब वो फोर्स में आता है, एंड 2016 से पेरिस एग्रीमेंट के बाद जो पार्टीज की कॉन्फ्रेंस है, ये पेरिस एग्रीमेंट के सीएमए के फॉर्म में, मीटिंग ऑफ द पार्टीज के फॉर्म में भी जाना जाएगा। मतलब बात क्या हुआ कि क्योटो एंड पेरिस एग्रीमेंट ये रिमार्केबल इंसिडेंट्स हैं जिनके डिटेल्स हमें डिस्कस करने हैं। अब इन रिमार्केबल जो डिसीजंस थे, इनकी शॉर्ट कमिंग्स भी है, पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं है, पर इन रिमार्केबल डिसीजंस के, इस रिमार्केबल कॉन्फ्रेंस के जो भी गोल डिसाइड किए गए थे, उन गोल को फुलफिल करने के लिए इन मेंबर स्टेट्स ने, इन पार्टीज ने, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के मेंबर्स हैं, उन्होंने क्या डिसाइड किया, मेंबर स्टेट्स एंड ऑब्जर्वर ने मिलकर, कि हम अपने कॉन्फ्रेंस को मीटिंग ऑफ पार्टीज के नाम से भी बुलाएंगे ताकि बेटर इंप्लीमेंटेशन करवा सकें गोल का और ज्यादा से ज्यादा अचीव कर सकें। यही बात थी। नेक्स्ट थिंग अबाउट यूएनएफसीसीसी, और हमें क्या देखना है, हमने सीओपी को तो डिटेल में देख लिया, जो सीओपी की लिस्ट है ना, सीओपी 1 से लेकर लास्ट सीओपी 2024 तक का, तो उसको हम लोग देखेंगे कहां कहां से इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट सेशन में। हम आज स्ट्रक्चर वाला पार्ट क्लियर कर लेते हैं, मेंबर वाला पार्ट क्लियर कर लेते हैं। स्ट्रक्चर में दूसरा एक पार्ट आता है इनका, सेक्रेटेरिएट, जिस सेक्रेटेरिएट का नाम है UNFCCC ही है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, सेम नाम है, जिसका कैंपस आपको होगा कहां पर भैया, तो बॉन जर्मनी में, जहां सेक्रेटेरिएट है। ये UNFCCC के ओवरऑल ऑपरेशन को सपोर्ट करने का काम करता है। प्रेजेंट अगर सेक्रेटरी की बात करें तो साइमन स्टील प्रेजेंट सेक्रेटरी है 2022 से। ये इतना फैक्चुअल नहीं पूछा जाएगा, बट स्टिल कभी कभी यूपीएससी वगैरह का, स्टेट पीसीएस वगैरह का दिमाग घूम जाता है, तो ऐसे अतरंगी सवाल पूछ लेते हैं, इसलिए मैंने लिख दिया है कि ये टाइम टू टाइम चेंज हो सकता है। फिलहाल कोई इंडियन नहीं है, आपको अगर कोई इंडियन नाम दे दे तो आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। स्ट्रक्चर में एक और ग्रुप आता है जिनको हम सब्सिडरी बॉडीज बुलाते हैं। एक्चुअली में 2 परमानेंट इसकी सब्सिडरीज बॉडी हैं, बाकी टेम्पररी बॉडीज होती हैं। परमानेंट सब्सिडरी बॉडीज क्या हैं? एक है साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल वर्क के लिए। यूजुअली इन सब्सिडरी बॉडीज का काम होता है टू एडवाइस देना, एडवाइस देने का काम करना। किसको एडवाइस देंगे? तो यूएनएफसीसी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या हो गया? सीओपी, डिसीजन मेकिंग पार्ट, उनको एडवाइस देने का काम करना।
तो एक जो दो परमानेंट जो सब्सिडरी बॉडी है, एक का नाम है सब्सिडरी बॉडी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवाइस। तो ये क्या काम करेगी? ये एडवाइस देगी किसके ऊपर? साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च करके कि किस तरह से साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च से कन्वेंशंस को इंप्लीमेंट करवाया जा सकता है, क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए या ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशन को कंट्रोल करने के लिए जो गोल्स डिसाइड किए हैं उसे कैसे फुलफिल किया जा सकता है, अचीव किया जा सकता है। दूसरा एक सब्सिडरी बॉडी है, सब्सिडरी बॉडी फॉर इंप्लीमेंटेशन, SBI। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाला SBI नहीं है, बस शॉर्ट में वैसा है। या हमारा वाला जो SBI है वो तो इम्प्लीमेंटेशन क्या ही करता है, हमेशा लंच टाइम या नो वर्क चल रहा होता है उनका, इंटरनेट नहीं चलता है। यहाँ है सब्सिडरी बॉडी फॉर इम्प्लीमेंटेशन, जो कि असिस्ट करेगा, अगेन एडवाइजरी रोल है तो असिस्ट ही करेगा COP को, इन द असेसमेंट एंड रिव्यू ऑफ द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कन्वेंशन। मतलब कि जो हमारा कन्वेंशन है UNFCCC है, वो अपने असेसमेंट का काम कि क्लाइमेट चेंज को लेकर जो गोल डिसाइड हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल में, या क्लाइमेट चेंज को लेकर जो गोल डिसाइड हुआ पेरिस कन्वेंशन में, उसका आगे कितना प्रोग्रेस हुआ है, कि रिव्यू करने के बाद क्या रिजल्ट आया है, क्या शॉर्टकमिंग्स थे, क्या चीजें उसमें ऐड की जा सकती हैं, ये करने का काम हमारा SBI सब्सिडरी बॉडी फॉर इम्प्लीमेंटेशन करता है। इसके अलावा बाकी और भी सब्सिडरी टेम्परेरी बॉडीज बनते हैं, ये दोनों परमानेंट बॉडीज हैं। सो दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ द UNFCCC। ये UNFCCC का स्ट्रक्चर था। अब आपके सामने एक मैप पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। इस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में तुम देख सकते हो कि UNFCCC के मेंबर्स को इस तरह से अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया गया है। जैसे एक हो गया Annex 1 पार्टी, Annex 2 पार्टीज, नॉन एनेक्स पार्टीज, ऑब्जर्वर स्टेट्स। अब इस मैप को देखकर तुम बताओ कि हमारा प्यारा भारत कौन से ग्रुप में पड़ता है, ये तुम बताओगे। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी है। हाँ, सेशन के एंड में मैंने तुम्हारे साथ क्वेश्चंस भी अटैच कर दिए हैं, MCQ भी अटैच कर दिए हैं कि आप वहां से क्वेश्चंस भी बना सको। ठीक है, देख लो यहां पर। इसलिए मैप ही मैंने अटैच किया कि तुम बाकी नेशंस को भी प्लॉट कर सको, कौन सा नेशन कहां पर होगा। अब जरा हम इनके डिटेल्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले Annex 1 पार्टी की बात करेंगे और थोड़ा कॉमन अंडरस्टैंडिंग लगाया जाए तो ये जो Annex 1 पार्टीज हैं, ये Annex 1 पार्टीज कॉमन अंडरस्टैंडिंग से भी मालूम पड़ेगा कि ये डेवलप्ड नेशंस होंगे, इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस होंगे, और साथ ही साथ इकोनॉमी इन ट्रांजिशन भी। ये चीज याद रखना कि एक ग्रुप बनाया गया इकोनॉमी इन ट्रांजिशन का, जिनको डेवलप्ड नेशंस के साथ या इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस के साथ रखा गया, जिनको Annex 1 पार्टीज बोलते हैं। इनके ऊपर बाइंडिंग एग्रीमेंट्स होते हैं कि आपने डेवलप होने के लिए बहुत ज्यादा क्लाइमेट को नुकसान पहुंचाया है, तो अब उसको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी भी आपकी है, डेवलप्ड नेशंस की। तो ज्यादा पैसा खर्चा भी ये करेंगे डेवलप्ड नेशन, क्योंकि इन्होंने ज्यादा नुकसान पहुंचाया है सच में डेवलपमेंट के लिए। अराउंड 43 पार्टीज हैं इसमें, इंक्लूडिंग द यूरोपियन यूनियन। Annex 1 के बाद अब एक दूसरा ग्रुप Annex 2 पे जाने से पहले हम नॉन Annex 1 पार्टीज को देख लेते हैं। नॉन Annex 1 पार्टीज क्या हो गया कि पार्टीज टू द UNFCCC which are not listed in Annex 1 and they are mostly low income developing nations। तो अब तुम बता सकते हो कि इंडिया Annex 1 में है या फिर नॉन Annex 1 में है। Annex 2 में नहीं, Annex 2 में भी डेवलप्ड ही नेशंस है, बस क्लासिफिकेशन अलग है, एक सबसेट है Annex 2। तो इंडिया Annex 1 में पड़ेगा या नॉन Annex में पड़ेगा, तुम बताओ। और इनके पास वॉलंटरी ऑप्शन अवेलेबल है कि दे कैन वॉलंटरली ज्वाइन इट। मतलब कल को अगर कोई डेवलपिंग नेशन है, अभी मैप में तुमने देखा था, पीछे वाले स्लाइड में जाकर मैप में देख सकते हो, ये रहा मैप। तो ये जो भी तुमको नॉन Annex 1 नेशंस दिखेंगे, वो नॉन Annex 1 पार्टी वॉलंटरली ज्वाइन कर सकते हैं Annex 1 को, कि हाँ अब हम डेवलप्ड हो चुके हैं, हम ज्वाइन करेंगे, अब हम ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे। आगे चलते हैं तो हमको Annex 2 नाम का भी ग्रुप दिखता है। Annex 2, इसको आप सबसेट बुला सकते हो, एक सबसेट ऑफ Annex 1। और ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि जो Annex 1 में हो वो Annex 2 में नहीं आ सकता है। हाँ, जो Annex 1 में नहीं है वो नॉन Annex 1 होगा, पर देयर आर फ्यू अराउंड 24 मेंबर्स जो कि Annex 1 में हैं और साथ ही साथ किसके पार्ट हैं, Annex 2 के। बड़ी यूनिक सी बात है, याद रखिएगा, इंक्लूडिंग द यूरोपियन यूनियन भी। यूजुअली इसके जो मेंबर्स हैं, दे आर द पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, मींस एक्सेप्ट टर्की को छोड़कर।
सो यूजुअली जो मेंबर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ये सबसेट ही एनेक्स 1 का, इनका भी पार्ट वही होता है कि दे वुड आल्सो कंट्रीब्यूट टू द डेवलपिंग और लीस्ट डेवलप्ड नेशंस so that they can adopt the measures to protect the climate or to implement the effective measures for climate change. ये Annex 2 parties जो हैं, इनका भी काम वही जो हमने अभी आपको बताया, to provide financial and technical support. साथ ही साथ ये EITs को भी टेक्निकल सपोर्ट देते हैं, इकोनॉमीज इन ट्रांजिशंस को भी टेक्निकल सपोर्ट देने का काम करते हैं. इसलिए मैंने तुमको क्या बोला कि ये जो Annex 2 नेशंस हैं, ये एक्चुअली में Annex 1 का सबसेट हो गया. तो इंडिया Annex 2 वाले में नहीं है. इंडिया कहाँ है? अब तो तुम आंसर बता ही सकते हो. एंड द लास्ट ग्रुप इज, लास्ट कैटेगरी कौन सा है? LDC का, लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज का. लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज मतलब उनके पास इतनी भी कैपेबिलिटीज नहीं है ड्यू टू ऑब्वियसली लिस्ट डेवलपमेंटल मेजर्स कि वो अपने से पैसा खर्च करके क्लाइमेट चेंज को लेकर कुछ सोच सके. क्योंकि अगर अभी वो कोयला जला के बिजली नहीं बनाएंगे तो उनके घर में लाइट ही नहीं जलेगी, फिर एडिसन बाबा का कोई भी उनको आशीर्वाद नहीं मिलेगा बिजली का. ये लिस्ट डेवलपिंग नेशंस है. सो इनसे बस ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको जो भी मेजर सजेस्ट किए गए हैं, इफ इट इज नॉट हैम्परिंग योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, या थोड़ा बहुत अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम पे ना सही डेवलपमेंट ही हो रहा है, तो आप डेवलप्ड नेशन से हेल्प लेकर, Annex 1 नेशन से हेल्प लेकर या Annex 2 नेशन से हेल्प लेकर आप अपने उन काम को, डेवलपमेंटल मेजर्स को फुलफिल करो. बट बैक ऑफ द माइंड ये भी ध्यान रखो कि क्लाइमेट को भी प्रोटेक्ट करना है. ये लिस्ट डेवलप्ड नेशंस हो गए. So this much we would study for today's session. अब हमें UNFCCC का पूरा स्ट्रक्चर क्लियर हो गया, मेंबर स्टेट्स कैसे हैं, COP क्या होता है वगैरह वगैरह. नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिफरेंट इंपॉर्टेंट COP की मीटिंग देखेंगे, इंडिया का उसमें क्या रोल है, रिसेंट करंट अफेयर्स में 2024 में क्या हुआ था UNFCCC के COP को लेकर, वो सारी चीजें. तुम्हारे पास ये MCQs हैं. कमेंट सेक्शन में जो PDF अटैच होगा उसमें भी अवेलेबल रहेगा, आप यहाँ स्क्रीन को भी पॉज करके देख सकते हो. दिस इज द सेकंड MCQ एंड दिस इज द थर्ड MCQ. ये 3 MCQ हो गए. नोटिफिकेशन देखो, UPSC का डेट तो 25 मई को फिक्स है, APSC 1 जून को टेंटेटिव डेट है. सो चाहे वो एनवायरमेंट हो या हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सीसेट हो, सबकी पढ़ाई जोर लगा के मन से करनी है. तो टाइम आपके पास इनफ है कि आप एग्जामिनेशन क्लियर कर सको. जब भी कोई कंफ्यूजन, डाउट हो, आकर हमसे मिलो. यहाँ सेंटर पर क्लासेस चल रही हैं, चाहे वो क्रैश कोर्स हो या टेस्ट सीरीज हो या फाउंडेशन की क्लासेस, तो दिक्कत तुम्हें कहीं नहीं होनी है. बट सबसे पहला स्टेप ना तुमको लेना है. हम तुम्हारे पास, कुआं ना इंसान के पास नहीं जाता है प्यासे के पास, प्यासे को कुआं तक आना होता है. यूट्यूब पे वीडियो तो मैंने तुम्हारे लिए अवेलेबल करवा दिया, पर तुम उसको प्ले करके देखने के बजाय सलमान खान का सिकंदर मूवी देखोगे तो फिर कैसे सिकंदर बनोगे. So take the wise decision. ये तुम्हारा डिसीजन है, right? That was for today. Keep studying. Jai Hind. Good night.